वेलकम बैक स्टूडेंट, वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। तो हम अपना मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर कवर कर रहे हैं। इसमें हम पेज नंबर 6 पर ही वापस से स्टार्ट करेंगे। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो आई थिंक ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसे हम कवर करते हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। हमने अभी तक जो मैटर्स पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम ये देखना है कि क्या एक मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसियस फॉर्म को ऑब्टेन की जा सकती है। अगर हाँ, तो वो किस तरीके से की जा सकती है। ठीक है, वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमें हमारी ऑब्जर्वेशन से ये पता है कि जो पानी होता है ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले सॉलिड की फॉर्म में। सॉलिड की फॉर्म में कैसे? जब आप उसको फ्रीज कर देते हो आइस फॉर्म में, तो वाटर आपका आइस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सेकंड लिक्विड, जब एज द फैमिलियर वाटर। लिक्विड मतलब जो आप नॉर्मल पानी पीते हो, जो यूज़ करते हो, वही वाटर आपका लिक्विड में होता है। और वही वाटर आपका गैसियस फॉर्म में कब चला जाता है? जब उसके वाटर वेपर्स बन जाते हैं। ठीक है, जब भी आप वाटर को बॉईल करते हो तो जो वेपर्स आपको फील होते हैं ना, वो आपका गैसियस फॉर्म में आ जाता है। तो हम ये देखते हैं कि जो वाटर है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर चेंज होता रहता है। ठीक है, व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। अब हमें क्वेश्चन ये आता है कि जब भी कोई मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है तो उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, उस मैटर के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। मैटर्स के पार्टिकल्स के अंदर, क्योंकि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना है ना, तो जब आपका मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो ऑब्वियसली उसके पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ चेंजेस आना चाहिए। ठीक है, हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस। कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पार्टिकल्स के बीच में अगर कोई चेंज आता है तो वो किस तरीके से आता है। ठीक है, हमें इन सारे ही क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना है। ठीक है, सबसे पहला आपका जो दिया गया है वो है आपका इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर को चेंज करते हो, मतलब आप हीट देते हो या फिर कूलिंग करते हो, उसके चेंज की वजह से जो इफ़ेक्ट आता है मैटर के ऊपर, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपका क्या है कि आप स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हो विद द एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर। हीट देकर या फिर हीट को कम करके आप उसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, एक्टिविटी करेंगे। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द आइस एज फिगर। इस तरीके से आपने एक सेटअप प्रिपेयर करना है। ये आपका आयरन स्टैंड होता है, ये आपने बर्नर लिया है, एक 150 ग्राम ऑफ आइस लेनी है और उसको बीकर में फिल करना है। यहाँ से आपको थर्मामीटर को अटैच करना है और ये आपका ग्लास स्टीरर होता है जिसकी हेल्प से आप उसको रोटेट करोगे। ठीक है, फर्स्ट केस के अंदर आपको, पहले मैं इस डायग्राम को समझा देती हूँ फिर आपको ये देखना है। सबसे पहले केस में क्या करना है कि आपने जो यहाँ पे 150 ग्राम ऑफ आइस ली थी ना, टेम्परेचर बर्नर ऑन करने की वजह से उसको आप हीट दे रहे हो, जिसकी वजह से ये जो आपका आइस है ये मेल्ट होगा। ठीक है, आइस मेल्ट होगा। ये आइस आपके किस टेम्परेचर पे मेल्ट होना स्टार्ट हुआ है ये आपको इस थर्मामीटर में देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर 3 टाइम पर अपना टेम्परेचर मेज़र करना है। सबसे पहले जब आपने यहाँ पे 150 ग्राम ऑफ आइस लिए ना, तब आपको इसके टेम्परेचर को, इस थर्मामीटर के टेम्परेचर को नोट डाउन करना है। ठीक है, उसके बाद आप बर्नर ऑन करेंगे। बर्नर ऑन करने के बाद जब ये आइस आपकी मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ पर आपको अपना टेम्परेचर नोट डाउन करना है। ठीक है, तीसरे केस के अंदर जो नीचे दिखाया गया है, जब ये आइस आपकी कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी और बर्नर चलते रहने की वजह से जब ये वाटर आपका बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, तब आपको इसका टेम्परेचर नोट डाउन करना है। ठीक है, तो 3 तरीके से आपको इसका टेम्परेचर नोट डाउन करके रखना है। अब आगे देखते हैं। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। आपने बीकर को लो फ्लेम पर हीट करना स्टार्ट करना है। नोट द टेम्परेचर व्हेन द स्टार्ट मेल्टिंग। जब आपकी आइस मेल्ट होना स्टार्ट करेगी, सबसे पहले आपने तब टेम्परेचर को नोट डाउन करना है। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। जब आप का जो आइस है वो कम्प्लीटली वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तब आपको उसको नोट डाउन करना है। ठीक है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। Now put a glass rod in the beaker and heat while stirring till the water start boiling। अब जो आपने इसके अंदर ये ग्लास स्टीरर लिया था ना, इसकी हेल्प से उसको आपको रोटेट करना है, इसको स्टिर करना है
जब तक कि जो वाटर है आपका बॉयल होना स्टार्ट नहीं हो जाता। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर पर आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि जब भी आपका जो वाटर का टेम्परेचर जब चेंज होएगा ना, तो यहाँ पर आपको थर्मामीटर में वो मेंशन होता है, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट ऑफ द टू द गैस स्टेट। आपको यहाँ पर 3 तरीके से अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले ये जो आइस थी, जब ये आइस आपका मेल्ट होकर वाटर बनने लगी तब आपको टेम्परेचर नोट डाउन करना है। मेल्टेड वाटर जब आपका बॉयल होना स्टार्ट करता है तब आपको इसका टेम्परेचर नोट डाउन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, जब भी आप सॉलिड में टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो, उसको हीट करते हो, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज़ होती है। कोई भी मैटर है पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जब आप उसको हीट करते हो तो इन पार्टिकल्स की स्पीड में चेंज आता है। स्पीड में चेंज आने का दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है। इसी ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। काइनेटिक एनर्जी में चेंज आने की वजह से पार्टिकल्स के बीच में एक स्पीड जनरेट हो जाती है। द एनर्जी सस्पेंडेड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो भी एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो, एनर्जी का मतलब जो भी आप हीट दे रहे हो, वो हीट पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको ओवरकम करती है। दैट मीन्स अगर आपके पार्टिकल्स हैं वो इतने क्लोजली पैक्ड हैं, ठीक है, क्लोजली पैक्ड हैं, जब आप इसको हीट करते हो तो इनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो कम होने लगती है। कम होने की वजह से वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। पार्टिकल्स अपनी फिक्स पोजीशन को फ्री कर देते हैं और बिल्कुल फ्रीली मूव करना स्टार्ट करते हैं। एक स्टेज आती है व्हेन द सॉलिड मेल्ट एंड इज़ कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। जैसे जैसे आप हीट उसको देते रहोगे, टेम्परेचर देते रहोगे, तो एक ऐसी स्टेट आ जाएगी जब आपका जो सॉलिड है वो मेल्ट हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो यहीं से एक डेफिनेशन बनती है आपकी, दैट मिनिमम टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट होने लगता है टू बिकम अ लिक्विड, वो रूम टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब वो मिनिमम टेम्परेचर जब एक सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बनने लगे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस प्रेशर को, इस पॉइंट को आप बोलते हो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड एक इंडिकेशन होता है ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। मान लो कि आपके आइस की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो कितनी दे रखी है, 27.273.15 केल्विन होता है। इसका मतलब ये वाला ना मान के ना आप ये थोड़ा सा मान लो कि आइस आपकी 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल बताया मैंने, तो ये जो 20 डिग्री सेल्सियस है ना, ये आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। वैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट ये नहीं होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट है ये आपका। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, the process of melting, that is change of solid state into liquid state, is known as fusion। अब यही प्रोसेस जब आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, फ्यूज़न। फ्यूज़न और एक टर्म होती है फिजन। तो फ्यूज़न का मतलब होता है स्प्लिट होना, टूट जाना, ठीक है। When a solid melt, its temperature remains the same. So where does the heat energy go? जब भी कोई सॉलिड मेल्ट होता है उसका टेम्परेचर सेम रहता है। तो आपको क्वेश्चन ये दिया गया है कि जो आपने एनर्जी, जो उसको टेम्परेचर आप हीट दे रहे थे, वो हीट चली कहाँ गई, ठीक है। तो इन चीज़ों को यहाँ से मार्क करना। फर्स्ट आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सेकंड आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस का इंडिकेशन करता है, फ्यूज़न की क्या होती है डेफिनेशन, ठीक है। You must have observed during the experiment of melting that the temperature of system does not change after the ice point is reached। जब आप ये ऑब्जर्वेशन कर रहे थे ना, तब आपने देखा होगा कि जो सिस्टम था आपका, जो भी आपने सेटअप कर रखा था थर्मामीटर से, उसका टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था, ठीक है। टिल द आइस मेल्ट, चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच टिल द आइस मेल्ट। जब तक आइस आपकी कंप्लीटली मेल्ट नहीं हो गई तब तक वहाँ का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू हीट द बीकर। ये तब तक चलता जब तक आप बीकर को कंटिन्यूसली हीट करते। दैट इज़ वी कंटिन्यू टू सप्लाई टू हीट, कि आपको वहाँ पे हीट देती रहनी है।
This heat gets used up in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles. अब जो आप हीट किसी टेम्परेचर को दे रहे थे ना, आपने ये जो आइस वाले पानी को जो आप हीट दिए जा रहे थे, ये हीट इस सिस्टम के टेम्परेचर को कम या चेंज नहीं कर रही थी। ये जो आप हीट दे रहे थे ना, ये हीट आपकी आइस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी हुई थी ना, उसको ओवरकम करने में यूटिलाइज कर रहे थे। ठीक है, जब तक आपका लास्ट बॉन्ड रुकेगा, जब तक आइस का लास्ट बॉन्ड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी ना, तो वो हीट आपकी यहाँ पर यूटिलाइज होगी। इसलिए आपके सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ठीक है, as this energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the content of beaker and is known as the latent heat. ठीक है, इस टर्म को मार्क करना कि अभी तक आप जितनी भी एनर्जी आपने सिस्टम को दी थी, वो एनर्जी आइस ने एब्जॉर्व कर ली और बिना उसका कोई भी टेम्परेचर के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये माना जाता है कि जो भी अभी तक आपने जो भी अभी तक आपने हीट आइस वाले बीकर को दी थी ना, वो हीट कहाँ चली गई है, तो वो हीट एक हिडन हीट की फॉर्म में, एक हिडन एनर्जी की फॉर्म में आइस ने स्टोर कर ली, आइस ने एब्जॉर्ब कर ली, और इसी हीट को आप क्या बोलते हो, लेटेंट हीट बोलते हो। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल की तरह से समझाती हूँ आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको और तरीके से समझाती हूँ लेटेंट हीट क्या होता है। फॉर एग्जांपल आप बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर हो। ठीक है, आप ग्राउंड फ्लोर पर हो और आपको 7th फ्लोर पर जाना है। ठीक है, आपको यहाँ पर जाके 7th फ्लोर पर जाकर आपको क्या करना है, काइट फ्लाइंग करनी है। ठीक है, काइट फ्लाइंग करनी है। तो अब आप ये बताओ कि आप में जो एनर्जी है ग्राउंड फ्लोर से 7th फ्लोर तक जाने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो मान लो आप यहाँ से स्टेप बाय स्टेप करके 7th फ्लोर तक गए हो, तो वहाँ पर जो आपकी बॉडी में हीट आएगी, जो भी आपकी एनर्जी इस्तेमाल की गई है ना 7th फ्लोर तक पहुँचने तक, ठीक है, आप 7th फ्लोर पर जाकर काइट फ्लाइंग करोगे वो बाद की बात है, लेकिन आप ग्राउंड फ्लोर से 7th फ्लोर तक तो जाओगे ना किसी भी तरह से। तो ग्राउंड फ्लोर से 7th फ्लोर तक जाने में जो आपकी बॉडी की हीट एनर्जी लगी है, जो भी आपकी मस्कुलर एनर्जी लगेगी, ठीक है, मस्कुलर एनर्जी लगी है, जो भी आपको थकावट फील होएगी, वो सारी की सारी ही चीज़ें क्या होती हैं, आपकी लेटेंट हीट होती है। ठीक है, तो लेटेंट हीट ग्राउंड फ्लोर से 7th फ्लोर तक जाने में जो आपकी हिडन एनर्जी लगी है, उसको आप बोलते हो लेटेंट हीट। इसके बाद जो आपकी काइट फ्लाइंग में एनर्जी लगेगी, पतंग उड़ाने के लिए आपकी एनर्जी लगेगी, वो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले ये एनर्जी तो आपकी लगेगी ही लगेगी। ठीक है, तो लेटेंट हीट एक मिनिमम हीट है, मिनिमम टेम्परेचर पॉइंट है 7th फ्लोर तक जाने के लिए। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ये लेटेंट हीट आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न आता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आएगा, तो ये सारी चीज़ें आपकी वही हैं। तो अगर आपने आइस वाला देखा है ना, आइस किस में कन्वर्ट हुई है, वाटर के अंदर ना, तो ये जो 273 केल्विन टेम्परेचर आइस ने एब्जॉर्ब किया है ना, ये कहाँ गया, उसके लेटेंट हीट की फॉर्म में गया है। ठीक है, इस चीज़ को आप क्या बोल सकते हो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न भी बोल सकते हो इसी बात को, या फिर आप इसको बाद में क्या बोल सकते हो, वेपोराइजेशन भी आएगा, ये इवेपोरेशन भी आएगा। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, आइस का वाटर में कन्वर्ट होने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर, जो मिनिमम हीट रिक्वायरमेंट होती है, वो आपकी लेटेंट हीट होती है। लेटेंट का मतलब आपको एक मिनिमम टेम्परेचर ये याद रखना है कि ये तो एक मिनिमम टेम्परेचर है जो आपकी कम से कम रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद आप कोई अपना काम करोगे कि आपको उसे हीट करना है, उसे बॉयल करना है, आप उसको फ्रीज़ करना चाह रहे हो, जो भी कुछ करना चाह रहे हो, लेकिन लेटेंट आपका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिएगी ना उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, तो वो तो आपकी लगेगी ही लगेगी। ठीक है, सो आई होप ये वाली चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। तो चलो वापस अपनी बुक के अंदर देखते हैं। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर
एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ये चीज़ वापिस से मैं अभी आपको समझा चुकी हूँ कि जो लेटेंट है उस वर्ड का ही मीनिंग होता है हिडन। एक हिडन अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, और इसी चीज़ को आप क्या बोलते हो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। सो particles in water at 0 degree Celsius, that means 273 Kelvin, have more energy as compared to particles in ice at the same temperature. ठीक है। When we supply heat energy to water, जब आप वाटर को हीट एनर्जी सप्लाई करते हो तो जो पार्टिकल्स हैं वो और भी ज़्यादा इवन फास्टर मूव करना स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा टेम्परेचर आता है, एक पॉइंट रीच होता है व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। जब आप वाटर को हीट करते रहते हो ना, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब पार्टिकल्स के बीच में इतनी इनफ एनर्जी होती है कि वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम्प्लीटली ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू द गैस। इस टेम्परेचर पे लिक्विड जो वाटर है आपका वापस से कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है, और अब किस में कन्वर्ट होएगा, ये गैस के अंदर। द टेम्परेचर, यहाँ से इसको फिर से मार्क करना, द टेम्परेचर एट विच, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड जो पानी है वो बॉयल करना स्टार्ट कर दे, मतलब सिर्फ उसके अंदर बबल्स आना स्टार्ट कर दे, उसके अंदर आपको वेपर्स बनने दिखाई दे, वो टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसमें आप प्रेशर का कोई चेंज नहीं कर रहे हो। ठीक है। इसी पॉइंट को आप बोलते हो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना। बॉइलिंग जो है एक बहुत ही बड़ा फिनोमिना है। Particles from the bulk of liquid gain energy, enough energy to change into the vapor state. Particles लिक्विड से इतनी एनर्जी को गेन कर लेते हैं कि वो वेपर की स्टेट में आना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब वो बॉयल होकर आपका वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज़ 373 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है। आप इसको कैसे समझोगे, देखो आइस का क्या टेम्परेचर था, 273 केल्विन, जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होना स्टार्ट होती है। ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस इसके अंदर और ऐड करो, जिस टेम्परेचर पे वाटर आपका गैसियस फॉर्म के अंदर आना स्टार्ट होता है, दैट मीन्स वो वेपर की फॉर्म में स्टार्ट होता है। ठीक है। तो आपका जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बनता है तो वो क्या बन जाएगा, आपका 373 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब आप क्या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को एक्सप्लेन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न पार्टिकल्स किधर गया, हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न particles in steam, that is water vapor at 373 Kelvin 100 degree Celsius, have more energy than water at the same temperature. This is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of energy. ठीक है। जब आपका एक तो होता है बॉइलिंग वाटर, ठीक है, वापिस इसमें दिखाती हूँ आपको मैं, ये एक होता है आपका बॉइलिंग वाटर, ठीक है, और दूसरा होता है आपका वेपर। ठीक है। तो अब आप एक चीज़ बताओ, बिल्कुल प्रैक्टिकल सी चीज़ बता रही हूँ मैं आपको, अगर आपके हाथ पर एक गरम गरम पानी गिर जाए और दूसरा आपको हाई मतलब जब आप पानी को बॉईल कर रहे हो उसकी स्टीम आपको फील हो। ठीक है। दो केस थे आपके पास, एक तो आपके हाथ पर गर्म पानी गिरे, बॉइलिंग वाटर गिरे, और दूसरा आपको स्टीम फील हो। स्टीम का मतलब होता है कि आपको भाप लगे। तो दोनों में से कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा हर्ट करेगी, तो उसका आंसर होता है स्टीम। स्टीम क्यों, क्योंकि बॉइलिंग वाटर ने तो आइस से गैसियस फॉर्म में आना स्टार्ट हुआ है, लेकिन वेपर तक बनने के लिए इस बॉइलिंग वाटर ने बहुत सारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को एब्जॉर्ब किया है, जिसकी वजह से ये स्टीम के अंदर कन्वर्ट हुई है। ठीक है। तो वेपर्स के अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है, ये आपको ज़्यादा हर्ट करेगा एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर। ठीक है। तो यही थी आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है। अब इसका एक टेबल देखिए। सॉलिड स्टेट है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको हीट करोगे, फर्दर आप लिक्विड को हीट करोगे तो गैस स्टेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है।
तो गैसेस स्टेट से लिक्विड में आने के लिए क्या करोगे, अगेन कूलिंग करोगे, लिक्विड से सॉलिड में जाने के लिए वापस से कूलिंग करोगे, उसे फ्रीज में रख दोगे, ठीक है। सो वी इन्फोर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू द अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। अभी तक हम ये चीज़ क्लियर कर चुके हैं कि हम किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ वाटर। We have learned that substance around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. But are some that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into the liquid state. हमने अभी देखा कि solid liquid में convert हो सकता है और गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये कन्वर्ट कब हो रहा है, जब आप उसको हीट कर रहे हो। लेकिन क्या ऐसी कोई स्टेट आती है जब आपका सॉलिड लिक्विड फॉर्म में ना आकर डायरेक्ट गैसियस फॉर्म के अंदर चला जाए, ठीक है। तो ऐसे भी एक फिनोमिना, एक ऐसा भी प्रोसेस होता है जिसके अंदर सॉलिड डायरेक्ट आपका गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक और एक्टिविटी देखनी है। टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड। आपको कुछ कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड लेना है। क्रश इट एंड पुट इनटू द चाइना डिश। कैम्फर का मतलब होता है कपूर, या फिर एक आपको अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना है और उसको एक चाइना डिश के अंदर रखना है। चाइना डिश एक कटोरी की तरह होती है, ठीक है। उसके ऊपर आपको एक इन्वर्टेड फनल रखना है। एक इन्वर्टेड फनल एक कीप की तरह जो आप लैब के अंदर देखोगे, एक फनल उसको आपको रखनी है और उसको आपको कॉटन प्लग से कवर कर देना है, ठीक है। नाउ एक ऐसी प्रोसेस भी होती है जब आपका सॉलिड बिना लिक्विड स्टेट के अंदर गए हुए गैसेस फॉर्म के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर कवर करेंगे। आपने क्या करना है, एक कुछ कैम्फर, कुछ कपूर लेना है, उसको चाइना डिश में प्लेस करना है, उसके ऊपर आपको एक इन्वर्टेड फनल लगा देना है, ठीक है, और उसको कॉटन प्लग से आपको कवर कर देना है, ठीक है। अब आपको इस चाइना डिश को ही धीरे धीरे इसको हीट करना है, ठीक है। अब आप इसके अंदर एक चेंज देखोगे, ये देखो आपने जो कैम्फर लिया था वो सॉलिड स्टेट के अंदर है, ठीक है। ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जब आप इसे हीट करोगे ना, इस कैम्फर को, तो आप देखोगे कि ये जो सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में अगर ये है और हीट करने पे तो ये लिक्विड फॉर्म में आनी चाहिए, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में नहीं जाएगी। जब आप उसको हीट करोगे ना, तो ये आपका वेपर की फॉर्म में आ जाएगा, और वेपर की फॉर्म में आने के बाद ये इस इन्वर्टेड फैनल के इस तरह कॉर्नर पे प्लेस हो जाएगा, ठीक है। ये अमोनियम क्लोराइड है और ये अमोनियम क्लोराइड आपका सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक ऐसा चेंज जिसके अंदर सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, इस प्रोसेस को आप बोलते हो सब्लिमेशन। एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड, और सॉलिड से अगर गैस में जाता है तो सब्लिमेशन होता है, अगर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चला जाता है तो इस प्रोसेस को आप बोलते हो डिपोजिशन, ठीक है। तो अब इस वीडियो में यहीं तक करेंगे। आपने अभी तक देखा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आप किसी भी स्टेट, सॉलिड की स्टेट को, जब आप किसी मैटर की स्टेट को चेंज करना चाहते हो विद द एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर, तो आपको दो चीज़ें यहाँ पर, 2 से 3 चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई क्वेरीज होती हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना। कोई अगर क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आया, तो प्लीज़ आप उसको वहाँ पर मेंशन करें, ठीक है। थैंक यू।